नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से MBPSC से सिविल सर्विस की वैकेंसी निकल गई है। जो स्टेट कैडर की वैकेंसी निकलती है उसको निकाल दिया गया है। ठीक है, 5 सितंबर 2023 को एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा गया है और ध्यान रखिएगा कि 17 दिसंबर 2023 को आपका एग्ज़ाम होना है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 21 अक्टूबर 2023 है और 17 दिसंबर 2023 को आप लोगों का एग्ज़ाम होना है। इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्री एग्ज़ाम आपका जो है इसका स्टेट सिविल सर्विस का 17 दिसंबर 2023 को होना है और इसके एडमिट कार्ड भी 8 दिसंबर 2023 को इशू हो जाएंगे। आप जानते हैं इसका जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें फ़र्स्ट पेपर होगा, सेकंड पेपर होगा। फर्स्ट पेपर जीएस का और सेकंड पेपर आपका सामान्य अभिरुचि परीक्षण का होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, इनको पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि जो ये एडवर्टाइजमेंट फॉर्म है ये आपका 22 सितंबर 2023 से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और कब तक 21 अक्टूबर 2023 तक रात को 12 बजे तक फिल कर सकते हैं। इसके बाद किसी तरह के कोई फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है कि जो इसमें एज कैलकुलेशन होगी, एज कैलकुलेशन आपकी 1 जनवरी 2024 पर करी जाएगी। जो भी इसमें एज का क्राइटेरिया मांगा गया है और एज का जो क्राइटेरिया मांगा गया है उसकी गणना के लिए जो 10th की मार्कशीट होगी, ठीक है, 10th की मार्कशीट है उसको ही सर्वमान्य माना गया है। बाकी और किसी डॉक्यूमेंट्स को सर्वमान्य नहीं माना गया है। तो इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। मेन पॉइंट लिए जाएंगे कि जो आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। आगे इन्होंने कहा है कि जब आप फॉर्म फिल कर देंगे और आपको लगता है कि उसमें किसी तरह का करेक्शन कराना है तो करेक्शन आप लोग कर सकते हैं 25 सितंबर 2023 से लेकर 23 अक्टूबर 2023 के बीच कर सकते हैं। और एक गलती सुधारने के लिए प्रति त्रुटि सुधार हेतु आपको 50 रुपये का पेमेंट भी करना होगा। ठीक है, 50 रुपये का पेमेंट करना होगा प्रति गलती सुधारने के लिए। 2 गलती सुधारेंगे तो कम से कम 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे। इसलिए आपको बिल्कुल सही करना है। और फिर एक बात ध्यान रखिएगा कि आपने जो अपना नाम फिल करा है उस नाम में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नाम के अतिरिक्त आप अगर आपकी कोई और करेक्शन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप नहीं करेक्शन कर सकते हैं किसी भी तरह की। आगे देख लेते हैं फिर शैक्षिक अर्हताओं की अगर हम इसमें बात करते हैं तो आप जानते हैं कि जो सिविल सर्विस होते हैं, स्टेट सिविल सर्विस, इसमें नॉर्मल आप लोगों से ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी करा गया है कि आप स्नातक के उत्तीर्ण हो या फिर स्नातक के अंतिम वर्ष में हो। आगे पढ़ लेते हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि अगर आप माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में दायर याचिका में जो अंतिम आदेश है उसमें जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं, जो दूसरे मध्य प्रदेश से बाहर के कैंडिडेट्स हैं, उनको मध्य प्रदेश में रोजगार कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर कोई यूपी का, बिहार का, राजस्थान का कैंडिडेट एमपी सिविल सर्विस में फॉर्म भरता है तो उसको एमपी के रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी इन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, मतलब जो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हैं आवेदन करते समय भले ही उन लोगों ने अपने आप को पंजीकृत ना करा रखा हो, परंतु जब उनका साक्षात्कार होगा तो उससे पहले उन अपने आप को पंजीकृत करा लें रोजगार कार्यालय में। लेकिन अगर ऐसे कर्मचारी हैं जो मध्य प्रदेश की शासन सेवा में कार्यरत हैं, चाहे वो शासकीय हो, निगम की, मंडल की, उपक्रम की, आयोग की, बोर्ड, विश्वविद्यालय या किसी तरह की स्वशासी संस्था के कर्मचारी और नगर सैनिक हो, उनको इससे छूट दी गई है। उनको रोजगार कार्यालय में पंजीकृत कराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे देख लेते हैं इसमें इन्होंने क्या कहा है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा 17 दिसंबर 2023 को 2 सत्रों में सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा के 10 दिन पूर्व से ही जो शहर है जहां पर आप लोगों का सेंटर पड़ेगा उनकी जानकारी ईमेल से दे दी जाएगी और 8 दिसंबर 2023 से आप लोगों के एडमिट कार्ड इशू कर दिए जाएंगे। तो 17 दिसंबर 2023 को एग्ज़ाम होना है। 10 दिन पहले ही आप लोगों को बता दिया जाएगा ईमेल के माध्यम से कि आपका किस शहर में एग्ज़ाम है और 8 दिसंबर 2023 से आपके एडमिट कार्ड लाइव कर दिए जाएंगे। बाकी इन्होंने कहा है कि आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र आवंटन हेतु शहर की अग्रमान्यता एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अग्रमान्यता उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब जो आपको अलॉट कर दिया जाएगा सेंटर, उस पर ही आपको एग्ज़ाम देना है। सेंटर से चेंज करने से संबंधित कोई प्रक्रिया नहीं करी जाएगी। बाकी जो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, चाहे प्री का हो, मेंस का हो, इंटरव्यू के लिए है, तो उसमें जो SC ST OBC वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनको रिम्बर्समेंट की फैसिलिटी भी मिलती है, यात्रा भत्ता उसका मिलता है।
उसका प्रोसीजर भी आगे दे रखा है, बता देंगे। तो उसका एक फॉर्म वगैरह फिल करना होगा और ऑनलाइन माध्यम से उसका पैसा आपके खाते में आएगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें कि किस तरह की वैकेंसी निकल रखी है। सामान्य प्रशासन विभाग में राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष उप जिलाध्यक्ष, गृह पुलिस विभाग, उप पुलिस अधीक्षक, पंचायती एवं ग्रामीण विकास विभाग, अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त, विकास खंड अधिकारी, नायब तहसीलदार, आबकारी उप निरीक्षक, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, इस तरह के कुछ पद आ रखे हैं जिन पर आप लोग अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो तरह के पद होते हैं, एक वो है जो यूनिफॉर्म वाले हैं, एक जो है नॉन यूनिफॉर्म वाले हैं। आगे इन्होंने कहा है, इसको पढ़ लेते हैं कि समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट केवल मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है। मतलब अगर आपको रिजर्वेशन का लाभ लेना है किसी भी तरह के, तो आप एमपी के ही कैंडिडेट होने चाहिए, एमपी से बाहर के कैंडिडेट अनरिजर्व में काउंट होंगे। अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को दे आरक्षण एवं आयु सीमा की छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही दे होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। जिन पदों हेतु किसी श्रेणी वर्ग हेतु पद आरक्षित नहीं है, उन पद हेतु संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित के रूप में ही विचारित किए जाएंगे। मतलब अगर किसी पद में रिजर्वेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है तो वो जनरल में काउंट होगा, वो पद वो अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होगा। और मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर में आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य लाभ दे नहीं होंगे। जो क्रीमी लेयर में आ रहे हैं उनको नहीं होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को ही आरक्षण तथा अन्य लाभ दे होंगे। मध्य प्रदेश के ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के मूल निवासी जो क्रीमी लेयर में आते हैं, आवेदन पत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग भरने पर भी अनारक्षित वर्ग के समान ही मान्य किए जाएंगे तथा उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के परिशिष्ट 6.5 में उल्लिखित यह घोषणा पत्र देना है कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित अद्यतन मापदंडों को पूरा करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो नॉन क्रीमी लेयर में है उन्हें ही लाभ मिलेगा, क्रीमी लेयर वालों को ओबीसी में लाभ नहीं मिलने वाला है। और जो एमपी के मूल कैंडिडेट्स हैं सिर्फ उन्हीं को लाभ मिलेगा, रिजर्वेशन का बाहर के कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी जो EWS सर्टिफिकेट है वो 2023-24 के लिए मान्य होगा, उससे पहले बना हुआ या उससे बाद के बना हुआ बिल्कुल मान्य नहीं होगा। 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड पे आप लोगों को रखा जाएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 5 सितंबर 2023 है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है 22 सितंबर 23। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 23। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार 25 सितंबर 23 से और अंतिम तिथि है 23 अक्टूबर 23। और एडमिट कार्ड आपके उपलब्ध होंगे 8 दिसंबर से और परीक्षा की तिथि 17 दिसंबर आप लोगों की है ही। आगे देख लेते हैं। 3 चरणों में ये एग्ज़ाम होगा, प्री होगा, मेंस होगा, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा, जैसा कि इस बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, आगे इनके सब के बारे में जो भी एडमिट कार्ड है, परीक्षा की योजना है, सभी उपरांत दी जाएगी। इन्होंने एक बात कही कि परीक्षा प्रारंभिक जब प्री एग्ज़ाम आप लोगों का हो जाएगा तो फिर एक उत्तर कुंजी आपकी 7 दिवस के पब्लिश कर दी जाएगी। ठीक है, जो आंसर की है कि प्रारंभिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के पेपर सेटर मॉडरेटर द्वारा तैयार प्राविधिक उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित ऑनलाइन पद्धति से 7 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। ठीक है, तो इस अवधि के पश्चात या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। एक प्रश्न पर आपत्ति के लिए आपको 100 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। तो अगर 10 आपको आपत्ति लग रही है तो कम से कम 1000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और पोर्टल शुल्क उसका अलग से होगा जो 40 रुपये होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो आपत्ति है तो जो शुल्क आप देंगे वो किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा। आगे इन्होंने देख लीजिए क्या कहा है, इसमें कुछ चीज़ें इन्होंने कही हैं कि अगर जैसे कि आप फॉर्म अपनी ऑब्जेक्शन लगाते हैं आंसर की पे, तो फिर कुछ चीज़ें बनेंगी, कुछ सिनेरियो बनेंगे। कैसे कैसे बनेंगे कि ऐसा प्रश्न जिनका प्राविधिक उत्तर कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है, तब प्राविधिक उत्तर कुंजी को संशोधित कर दिया जाएगा। मतलब उन चारों ऑप्शन में से ही कोई और आंसर है तो उसको फिर सही करा जाएगा। ठीक है, तब तो उस कंडीशन में जिसका वो ऑप्शन सही होगा उसको आंसर मिल जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा यह है कि अगर किसी तरह की विभिन्नता है हिंदी और अंग्रेजी में तो केवल हिंदी अनुवाद को ही मान्य करा जाएगा। तीसरी कंडीशन ये बनेगी कि अगर एक से अधिक उत्तर सही है तो फिर सभी सही उत्तरों को मान्य होंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर ये तो हो ही गया, ठीक है, ऐसे एक से उत्तर को मान्य किया जाएगा। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर दिए गए विकल्पों में से एक भी उत्तर ना हो तो उसे प्रश्न पत्र से विलोपित कर दिया जाएगा। मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसके 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कोई भी सही नहीं था, तो वो क्वेश्चन को ही विलोप कर दिया जाएगा और उसको हटा के जो बाकी के क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मेरिट तैयार करी जाएगी।
ठीक है। फिर उसके बाद एक फाइनल आंसर की जारी करी जाएगी और उस पर किसी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाएगा, वो बिल्कुल सर्वमान्य होगी, ठीक है। और परिणाम घोषित कर दिया जाएगा प्री का। आगे इन्होंने ये कुछ शहर दे रखे हैं, देखिए 52 शहर हैं जहाँ पर प्री परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इसके अलावा इन्होंने एक अच्छी चीज़ ये दे रखी है, जो परीक्षा केंद्रों का आवंटन होगा, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो जो आपका वर्तमान पता है तो उसका प्रमाण आपको आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना होगा फॉर्म भरते टाइम। तो जो आपको वो ऑटोमेटिक मतलब उठाएगा फॉर्म भरते टाइम सेंटर। तो जो प्रथम आवंटन होगा तो वो वर्तमान पते का ही ज़िला होगा, जिस जगह पर आप रह रहे हैं उस ज़िले में ही आपका सेंटर पड़ेगा। एक बड़ी अच्छी बात है कैंडिडेट्स के लिए। दूसरी वरीयता जो है आपकी, वो वर्तमान पते का संभाग मुख्यालय होगा। तीसरी जो वरीयता रहेगी वो स्थायी पते का ज़िला होगा, और जो चौथा पता होगा वो स्थायी पते का संभाग मुख्यालय होगा। लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स फिर भी उपलब्धता के आधार पर दिए जाएंगे, और ऐसे कैंडिडेट्स जो बाहर के हैं, यूपी वगैरह के, बिहार कहीं और के हैं, तो उनके लिए जो है जो सेंटर पड़ेंगे वो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, इनमें से कोई एक सिलेक्शन कर सकते हैं और इस जगह पर आपका सेंटर पड़ सकता है। तो ये सेंटर के मामले में एक अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने कर रखी है, ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। आगे इन्होंने दिए रखा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो किसी ऐसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं जिसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अहर हो जाएंगे, किंतु जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है, तथा ऐसे अभ्यर्थी भी जो ऐसी अहरकारी परीक्षा में सम्मिलित होने का आशय रखते हो, प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अहर घोषित किए गए हों, को मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख तक स्नातक समकक्ष अहरकारी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। मतलब इनका ये कहना है कि अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं या लास्ट ईयर में हैं आप ग्रेजुएशन के, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जब आपका मेन एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट आएगी उस टाइम तक आप उस डिग्री को पास कर चुके हो, वरना आप नहीं माने जाएंगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, तभी फॉर्म भरिएगा। आगे इसमें देख लेते हैं कि जो एज इन्होंने दे रखी है, एज के मामले में जो गैर वर्दीधारी पद हैं उसमें 21 से 40 साल है, ये बिना आरक्षण के है, और वर्दीधारी पदों के लिए 21 से 33 साल है। और आयु की संगणना 1/24 पर करी जाएगी। और शरीर का मापदंड इन्होंने दे रखा है कि भाई किस तरह से है। पुरुषों में 168 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, महिलाओं में 155 की होनी चाहिए। सीना देखा जाए तो बगैर फुलाए 84 सेंटीमीटर पुरुषों में, और फुलाने के बाद 89 का 5 सेंटीमीटर का फुलास जो कि आवश्यक होता ही है। तो ये शारीरिक मापदंड है। बाकी ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तब तो अच्छी बात, लेकिन अगर आपके पास नहीं है और आप लास्ट ईयर में फॉर्म भर तो सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरने जब मेन एग्ज़ाम होगा उसकी लास्ट डेट तक आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। आगे इसमें देख लेते हैं कि आरक्षित श्रेणी का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों के पास, मतलब अगर आप रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर आपके पास EWS का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है इसमें दे रखी है उससे पहले का जारी होना चाहिए, उसके बाद का बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कैंडिडेट्स बाद में बनवाते हैं तो वो बिल्कुल मान्य नहीं होगा। ऐसे ही EWS सर्टिफिकेट का है कि EWS सर्टिफिकेट भी आपका 2023-24 का ही मान्य होगा, उसके बाद का बिल्कुल भी नहीं हो। और ध्यान रखिए जो आपके सर्टिफिकेट इस तरह के आप बनवा रहे हैं, ऑफलाइन जितने भी जारी होंगे जाति प्रमाण पत्र, उसमें अधिकारी के हस्ताक्षर साफ साफ हों, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील लगी होनी चाहिए, जाति का नाम लिखा हो, प्रकरण का क्रमांक हो, जाति प्रमाण पत्र में गोल सिंह अंकित नहीं होने पर साक्षरकार दिवस को प्रमाण पत्र मान्य नहीं करा जाएगा बिल्कुल, तो फिर दिक्कत हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं और भी चीज़ इसमें दे रखी है जो आपके काम की है। फ़ोटो स्कैनिंग में भी आप ध्यान रखिएगा, जब आप फ़ोटो हैं तो इसके फ़ोटो आपका बिल्कुल नया होना चाहिए जब आप फॉर्म भरेंगे। इस चीज़ को जानबूझ के मैंने यहाँ पर लिया है, फ़ोटो बिल्कुल नया होना चाहिए, उसमें अभ्यर्थी का नाम होनी चाहिए और फ़ोटो खींचने का दिनांक भी लिखा होना चाहिए। 3 माह से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, इसलिए 3 माह से पुरानी डेट ना लिखवाएं उस पर। फ़ोटो खिंचवाते समय कैमरे की तरफ बिल्कुल साफ देखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आगे इन्होंने लिख रखा है कि यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई भी रिफ्लेक्शन ना आ रहा हो। टोपी, हैट और डार्क चश्मे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करे जाएंगे, ठीक है। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होंगे। और यह सुनिश्चित करें कि फ़ोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग का हो, आदर्श स्वरूप में हो। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। और
आगे देख लेते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया कि 50 रुपये आपको शुल्क देना पड़ेगा अगर आप संशोधन करते हैं, और प्रति त्रुटि के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। बाकी इन्होंने दे रखा है कि 250 रुपये शुल्क है मध्य प्रदेश की जितनी भी रिजर्व कैटेगरी हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी एवं दिव्यांगजन, और बाकी के लिए 500 रुपये शुल्क है। ठीक है, 40 रुपये पोर्टल का शुल्क आपको अलग से देना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आवेदन करना पड़ेगा और उसका शुल्क भी आपको अलग से देना पड़ेगा। ओएमआर शीट में भी एक अच्छी चीज़ इन्होंने बड़ी मतलब अलग दिखा रखी है कि अगर आप ओएमआर शीट को डाउनलोड करते हैं शुरू के 7 दिन में तो 50 रुपये चार्जेस लगेंगे। 7 दिन के बाद करेंगे तो अगले 20 दिन तक 50 रुपये 500 रुपये लगेंगे। 20 दिन के बाद आप डाउनलोड ही नहीं कर सकते हैं। तो ओएमआर शीट डाउनलोड करने के भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। कितनी अच्छी चीज़ इन लोगों ने दे रखी है। ठीक है, आयु प्रमाण पत्र के लिए आप लोगों के पास 10th की मार्कशीट बिल्कुल मान्य होनी चाहिए। शैक्षिक अर्हताओं के लिए सारे सर्टिफिकेट्स आपके जो है ग्रेजुएशन डिग्री या बाकी चीज़ें उसके पहले की होनी चाहिए, जब आपने फॉर्म भरा है उसके लास्ट डेट से पहले की। जाति प्रमाण पत्र हमने बता ही दिया, वो भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके साक्षात्कार के समय देखे जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब फॉर्म आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, चाहे प्री का हो, मेंस का हो या इंटरव्यू हो, तो आपके पास आईडी कार्ड के तौर पे इनमें से कुछ एक होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, फ़ोटो पहचान पत्र हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह, इस तरह की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट वगैरह। ठीक है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप संभाल के रखिएगा। जब वो होगा क्या कहते हैं आपका साक्षात्कार, तो इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। तो इसको लिस्ट आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यात्रा व्यय के भुगतान के बारे में इन्होंने दे रखा है कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार हेतु यात्रा व्यय की आपको जो है मतलब जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो मिलेगा। लेकिन किन को मिलेगा? जो मध्य प्रदेश के SC ST या फिर OBC के छात्र हैं, सिर्फ उन्हें, या फिर ऐसे दिव्यांगजन जो 40% के हों। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? आवेदन पत्र में अपना वर्तमान निवास पता बिल्कुल सही लिखें। आपके पास टिकट होना चाहिए। वहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा केंद्र अध्यक्ष द्वारा, उस फॉर्म को फिल करके देना होगा, जिसमें आपको अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह सब देना होगा और आपके ऑनलाइन खाते में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो इसके लिए आपको संबंधित कलेक्टर या कमिश्नर कार्यालय से संपर्क करना होगा, बाकी और कहीं से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब साक्षात्कार होगा तो उसका जो भुगतान होगा वो कार्यालय द्वारा अलग से करा जाएगा, उसका यहाँ से नहीं करा जाएगा। तो आपने देख ही लिया आज इस पूरे क्या नाम है नोटिफिकेशन में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दे दी गई है। इसका जो सिलेबस है वो अलग से आप लोगों का वीडियो बना दिया जाएगा, और कोई भी जानकारी अगर आपको इससे संबंधित चाहिए तो आप जुड़े रह सकते हैं। अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।